अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का आगाज़ आज नेशनल स्टेडियम कराची में हो गया और साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग ने जिस तरह से खेल पेश किया वो देखने के काबिल होगा। और हमने देखा कि किस तरह जो बैटिंग कोलैप्स हुई, पहले ओपनर्स नाकाम हुए, उसके बाद बाबर आजम भी इस टेस्ट मैच में नहीं कुछ कर सके क्योंकि उनका डेब्यू टेस्ट मैच था। शायकीन को उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता थी और 5 दिन काफ़ी प्रैक्टिस सेशन की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। इसी तमाम तर हवाले से आज के शो में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर होम एडवांटेज का फ़ायदा उठा पाएगी और अब इस टेस्ट मैच का नतीजा क्या निकलेगा। पहले ही रोज़ 14 विकेटें इस विकेट पर गिरी, तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले रोज बॉलर्स के नाम। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हो गई। लेग स्पिनर यासर शाह ने 3 विकेटें और डेब्यू करने वाले नौमान अली ने 2 विकेटें हासिल की। जबकि पहले रोज खेल के अख्ताम पर कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 33 रन बनाए हैं। पहले दिन मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान टीम मैच में कमबैक की पूरी कोशिश करेगी। नौमान अली। पाकिस्तान कप में खुर्रम मंजूर ने एक और शानदार सेंचुरी स्कोर करके लेजेंड क्रिकेटर सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियां शुरू। कौमी अंडर 19 टीम का कंडीशन कैंप जारी। कैंप में हेड कोच एजाज अहमद ने खिलाड़ियों को खुसूसी लेक्चर दिया। पाकिस्तान कप के फाइनल 4 का फैसला हो गया। इवेंट का पहला सेमीफाइनल सिंध और सेंट्रल पंजाब, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न के माबैन खेला जाएगा। आईपीएल की वजह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तारीख तब्दील। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18 जून से खेला जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने क्ले शूटिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और पहले टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं। सेशन 2 सेशन गेम होता है टेस्ट सीरीज़ की। अगर बात करें टेस्ट मैच की, अगर बात करें तो पहले 2 सेशन पाकिस्तान के नाम रहे। अगर हम देखें पहले सेशन 2 विकेटें गिरी थी जनूबी अफ्रीका के, लेकिन जब दूसरे सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स मैदान में उतरे तो खटिया खड़ी कर दी अगर मैं कहूँ जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों की। और जब तीसरा सेशन स्टार्ट हुआ तो यकीन नहीं था कि पाकिस्तान के भी 33 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम करेंगे आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। गफ्फार, कैसा देखा इस टेस्ट मैच का पहला रोज़ा आपने? 14 विकेटें इस विकेट पर गिर गई। कहा यह जा रहा था कि बैटिंग ट्रैक होगा या स्पिन ट्रैक होगा, बॉल टर्न करेगा। तो आपने पहला रोज़ कैसा देखा और ख़ास तौर पर आखिरी सेशन? मोहसिन, बिल्कुल पहले तो बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में 13 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम इन एक्शन है। टेस्ट क्रिकेट जो कि रियल क्रिकेट है उसको एक फोकस मिला। फैंस हो, मीडिया हो, क्रिकेटर्स हो, फिर दुनिया भर में पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि साउथ अफ्रीका को टीम को लेकर आए। फिर कवरेजेस बहुत अच्छी थी, 4K टेक्नोलॉजी, हमने अच्छी शॉट्स देखी। लेकिन ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है जब आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। और बहुत अच्छा लगा जब पहले 2 सेशन में, जैसे आपने इंट्रो में कहा, कि पाकिस्तान ने पहले 70 ओवर डोमिनेट किया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट क्यों एक रियल क्रिकेट है, क्यों उसको टफ क्रिकेट कहा जाता है कि आप पूरी एक दिन तो छोड़िए, यहाँ तो चले 2 सेशन की बात है, 3 सेशन, 4 सेशन, इवन 3 दिन भी आप डोमिनेट करके एक बुरा सेशन खेलें, 1 घंटा बुरा खेलें तो सब मेहनत ज़ाया हो जाती है। और यही आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने 70 ओवर में डोमिनेट किया, 220 पे ऑल आउट किया एक ऐसी विकेट पर जो 220 ऑल आउट की विकेट नहीं थी। मैंने बादेद खान से बात की, इसी तरह वहाँ जो दीगर क्रिकेटर्स मौजूद थे, कि क्या ये ऐसी विकेट थी जहाँ पाकिस्तान 220 पे ऑल आउट कर ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब फिर 33 पे 4 आउट हुए और फिर ओवरऑल मोहसिन 253 रन और 14 विकेटें गिर जाएँ तो पिच की क्वालिटी पे भी और उसकी जो एक नेचर है उस पर भी सवालात उठते हैं कि क्या ऐसी विकेट हमें तैयार करनी चाहिए थी। बिल्कुल, विकेट की आप बात कर रहे हैं। मैच के बाद जब पहला रोज़ इख्तिताम हुआ तो हारिस खान वहाँ मौजूद थे जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे ये बात की कि पिच का बिहेवियर आप कैसा देख रहे हैं, कभी बाउंस हो रहा है बॉल, कभी बैठ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये प्लेयर्स काफ़ी अरसे से यहाँ पर इस ग्राउंड पर खेलते आ रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तमाम तर मैचेस यहाँ हुए हैं तो खेलना चाहिए था। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर बॉल बाउंस हो रहा है या बैठ रहा है। तो यही आप क्या इस पे कहेंगे कि यहाँ पे फिर कोचिंग स्टाफ की गलती आ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया अगर देखें आप तो वहाँ पे फिर लोग मिसबाह उल-हक को बुरा भला कह रहे हैं कि उन्होंने ये पिच बनाई थी। क्या कहेंगे इस पे विकेट के हवाले से? देखिए, एक चीज़ तो मोहसिन हमें अभी याद रखनी है कि बिल्कुल हमें अभी नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए कि ये टीम शायद अभी टेस्ट हारी नहीं है या ऐसा नहीं है कि हम कोई शिकस्त के दहाने पे पहुंच गए हैं। दिस टेस्ट मैच इज़ वाइड ओपन।
बात यह है कि क्वालिटी टीम्स क्या करती हैं। साउथ अफ्रीका ने क्या करके दिखाया आपको 220 पर ऑल आउट होने के बाद, जबकि उनकी गलती बहुत थी अपनी। मत भूलिए कि 2 रन आउट हैं उनकी इनिंग में, जो यूजली हम टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखते कि टॉप ऑर्डर में आपको 2 रन आउट मिल जाए। बोनस थे पाकिस्तान के लिए, अच्छा कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान ने उनको 220 पे ऑल आउट किया। लेकिन एक चैंपियन टीम क्या करती है, वो कमबैक करती है और उन्होंने करके दिखाया। रबादा का स्पेल, जो ओपनिंग स्पेल था, नगीडी उस वक्त खेले जबकि तबरेज शमसी नहीं खेल रहे थे, उनको एक फोर्स्ड जो है वो ये एक चेंज करना पड़ा। तो अगर आप देखें तो इस टेस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका ने एक चीज़ करके दिखा दी कि एक अच्छी टीम कमबैक करना जानती है। अब हमारी टीम का प्रॉब्लम क्या है, हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस देखें, फिर इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, हम तो उस जीत के ट्रैक पे ही नहीं है। उस जगह कमबैक जो एक साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। गो कि अभी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अजहर अली आपके सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, फवाद इन विकेटों पे खेल चुके हैं, रिजवान इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, इवन हसन अली और यासिर शाह भी प्रॉपर टेलेंडर्स नहीं है। यासिर की टेस्ट सेंचुरी है, हसन की अभी आप भी कवरेज करते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट की, उन्होंने आखिरी फाइनल में भी बहुत अच्छी बैटिंग की। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है मोहसिन कि क्या हम एक इतनी क्वालिटी साइड हैं कि हम साउथ अफ्रीका की तरह कमबैक करेंगे। चूंकि टेस्ट क्रिकेट या कोई भी फॉर्मेट हो, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, और ये मानना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका ने 220 पे ऑल आउट होने के बावजूद पाकिस्तान से मोमेंटम छीना है और इस वक्त वो हमारे से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में। बिल्कुल। अब गफ्फार, तमाम लोग यही सवाल करेंगे सुबह के अजहर अली और फवाद आलम विकेट पर मौजूद हैं, क्या एक लंबी पार्टनरशिप पाकिस्तान को मिलेगी? क्योंकि एक ही लंबी पार्टनरशिप चाहिए पाकिस्तान को जो बाउंस बैक करा सकती है इनको मैच में। मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, फजल मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से, और अब्दुल गफ्फार साहब को भी सर सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम फजल रहमान साहब, क्या पूछेंगे? सर अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। हम सऊदी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के मुताबिक नहीं हमारी टीम है। मैं हमेशा से सर यही बात करता आया हूँ कि हमें 4 यूरोप प्लेयर खिलाने चाहिए। और चैंपियन ट्रॉफी में कौन सी टीमें पहुंचे जो 5 चैंपियन टीमें होती है? अभी हमारी टीम 6ठे नंबर पे आ रही है। यही बात गफ्फार साहब ने बहुत अच्छी की है। मैं भी हमेशा यही बात करता आया हूँ कि हमें 5 हीरो प्लेयर खिलाने चाहिए, जैसे मोहम्मद इरफान है, बिलाल आसिफ है और शेर मकसूद है। हमारे जो प्लेयर जो हमारे ठीक है वो हमारी में कभी नजर ही नहीं आए हमें। मैं हमेशा यही बात करता आया हूँ कि हमें अच्छे प्लेयर खिलाने चाहिए। ये सरफराज के इतने मैच खेल चुके हैं, अभी इनको कितने मैच मिले जैसे मोहम्मद इरफान है, बिलाल आसिफ है। ठीक है फजल रहमान, मैंने समझ लिया आपका सवाल। आपके सवाल का जवाब ज़रूर अब्दुल गफ्फार से जाने के, लेकिन नाज़रीन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आज के जो पहला रोज़ हुआ है टेस्ट मैच का, और जो फजल रहमान ने सवाल किए हैं प्लेयर्स के हवाले से, कब अच्छे प्लेयर्स टीम में आएंगे, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे मैच के हवाले से, और कॉलर ने सवाल किया था हमें कि उसका जवाब चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट की काफ़ी खिदमत की है, डोमेस्टिक में भी जो उन्होंने विकेट्स हैं उसके अंबार लगाए हैं, और इसी ग्राउंड में उन्होंने अपने करियर के काफ़ी मैचेस भी खेले, जहाँ इस वक्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले में बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर राना नवेदुल हसन की। राना साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ स्टूडियो में अब्दुल गफ्फार साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा और पूछूंगा कि पहले तो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच शुरू हो गया 2007 में, जनूबी अफ्रीका यहाँ पर आई थी, मैचेस खेले थे, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब आप कैसे देख रहे हैं? एक तो एक बड़ी टीम एक पाकिस्तान आई है, ऊपर से फिर जो टेस्ट मैच हुआ पहला रोज़ के, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। जी, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी अर्से के बाद कोई बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान में आई आफ्टर लॉन्ग टाइम, और मैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को मतलब मुबारकबाद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे सिनेरियो में, ऐसी मुश्किल टाइम में कि कोई पाकिस्तान टीम नहीं आ रही थी काफी अर्से से, बहुत बड़ी टीम, और साउथ अफ्रीका आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब टेस्ट क्रिकेट पे बात करेंगे, बहुत जबरदस्त आई थिंक पाकिस्तान ने बॉलिंग की और 220 रन पे साउथ अफ्रीका को आउट किया, और मैं समझता हूँ कि विकेट बहुत अच्छा था। हमें हमारे बैट्समैनों को इसके ऊपर बारी लेके खेलनी पड़ेगी, थोड़ा
स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त 33 रन पर हमारे 4 खिलाड़ी आउट हैं, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं, ओपनिंग प्लेयर भी हमारा शामिल है, आबिद अली, इमरान भट्ट और नाइट वॉचमैन शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। इस वक्त क्रीज पर अगर मैं बात करूं तो मौजूद हैं फवाद आलम और साबिक कप्तान अजहर अली। तो आप कैसा देख रहे हैं, 33 पे हमारे 4 खिलाड़ी आउट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम ग्राउंड का एडवांटेज उठा पाएगी? हाँ जी, देखिए मैं पहले बाबर आजम की बात करूंगा क्योंकि वो काफी अच्छे से क्रिकेट से आउट थे और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज नहीं खेल सके। तो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाबर आजम को इनको जो वनडे कप चल रहा था उसमें 1-2 मैचेस में खिलाना चाहिए था ताकि उसकी फॉर्म वापस आती, क्योंकि आप देखें ना टेस्ट क्रिकेट है और न्यूजीलैंड भी टफ कंडीशन थी, वहाँ पे ये इंजर्ड हो गए। लेकिन जब वापस इनको टीम में लाया गया इंजरी के बाद आपने सिर्फ कैंप लगाया या की होगी, मैच प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। नो डाउट तो बहुत अच्छा बैट्समैन है हमारी टीम में, एक मजबूत बैट्समैन है और वही रन कर रहा था। तो कोई बात नहीं अगर आउट हो गया, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये अगली इनिंग में रन करेंगे। लेकिन अब बाबर आजम फवाद आलम और अजहर अली विकेट पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा पार्टनरशिप लगाएं तो मेरे ख्याल से हम लोग साउथ अफ्रीका की लीड कम भी कर सकते हैं। हो सकता है हम लीड ले लें, लेकिन ये टेस्ट मैच ऐसा ही होगा कि जिस टीम ने लीड ली वो टीम मैच में हावी होगी। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि अभी फ़हीम अशरफ भी हैं, इनके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उनके ऊपर भी उम्मीद रख सकते हैं। रिजवान अभी पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से अगर इनकी पार्टनरशिप कल कोई अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाएं ताकि उनकी लीड कम कर सकें, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमारी कंडीशन में फर्स्ट टाइम आप काफी अरसे के बाद आए हुए हैं, तो उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और पिच जो है वो मुझे आई थिंक स्पिन लग रहा है, क्योंकि हमारे भी स्पिनर ने आउट किया है और एक उनके स्पिनर ने आउट किया हुआ। तो हमारे फास्ट बॉलर ने तो शहनशाह अफरीदी के मेरा ख्याल किसी ने भी कोई इतनी अच्छी खातर का बॉलिंग नहीं की, बट आई थिंक जो स्लो पिच है चौथी इनिंग्स में तीसरी या चौथी इनिंग्स में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा मैच में, और पिच को भी थोड़ा सा होगा, हो सकता है स्पिन ज्यादा हो। तो यासिर शाह हमारे पास है, नुमान का जो डेब्यू करवाया लड़के का वो भी ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इनको पकड़ सकते हैं। हमें होम कंडीशन का एडवांटेज लेना चाहिए, बशर्ते कि कल की हमारी पार्टनरशिप जो है फवाद आलम की और अजहर अली की हो। अभी हम यही बात कर रहे थे अब्दुल गफ्फार और मैं कि पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर कल पार्टनरशिप लगती है, एक लंबी पार्टनरशिप पाकिस्तान को मिलती है, तो फिर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बाउंस बैक करे। आप बाबर आजम की कप्तानी की बात कर रहे हैं, बॉलर्स की भी आपने बात की, मैं बॉलर्स का भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन गफ्फार से भी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जानना चाहूँगा। आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी कप्तानी का भी डेब्यू किया कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो अब्दुल गफ्फार, आपने कैसा देखा बाबर आजम की कप्तानी को? फील्डिंग में अगर बात की जाए तो आपको अटैकिंग फील्ड सेट करते हुए नजर आए बाबर आजम, या ओवरऑल बात की जाए तो कैसा देखा आपने बाबर आजम की कप्तानी को? देखिए, बाबर लकी है कि न्यूजीलैंड में वो मतलब उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि वो वहाँ नहीं खेल रहे थे और पाकिस्तान की टीम बुरी तरह हारी, और उनको बतौर कप्तान अब डेब्यू उनको मिला पाकिस्तान में। तो होम ग्राउंड की जो एक आपको एडवांटेज होता है, यकीन तरह बाबर को वो मैसर था। शायद न्यूजीलैंड में वो होते तो अंडर प्रेशर होते। 220 पे पाकिस्तान ने ऑल आउट किया, तो क्रेडिट जाएगा बॉलर्स को भी, कप्तान को भी। गो के एक इनिंग से ना तो आप कोई बहुत ज़्यादा उनके बारे में अच्छी राय काम कर सकते हैं और ना कोई तनकीद की जा सकती है अगर रन बन भी जाते हैं। लेकिन चूंकि 220 से पाकिस्तान ने ऑल आउट किया है, यासिर नवान ने स्पेशली, मुझे लगता है कि शायद खाने के वक्फे से पहले यासिर ने कम बॉलिंग की है, उनको शायद हम थोड़ा सा ज़्यादा बॉल दे सकते थे। लेकिन बहरहाल खाने के वक्फे के बाद अच्छी उन्होंने एक हिकमत अमली की कि दोनों स्पिनर्स को एक साथ लगाया और प्रेशर बिल्डअप हुआ, विकेट्स मिली, और बैटिंग में बहरहाल उनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन मैं बिल्कुल राना नवीद साहब की बात से एग्री करता हूं कि चूंकि इतना लंबा, फिर आपको याद हो 14 डेज का क्वारंटीन, फिर वो इंजर्ड रहे, बिल्कुल बैटिंग नहीं की हुई थी, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आई थिंक उनको शायद इसके बावजूद 1 या 2 इनिंग खेल लेनी चाहिए थी, लेकिन अब भी पाकिस्तान उन पर रिलाई करेगा। और कल आई थिंक जो दिन है बड़ी हद तक उसके पहले 2 घंटे इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, और पाकिस्तान को बहुत हद तक जो है इस पहले 2 घंटे के अंदर फाइट बैक करना पड़ेगी, वरना बहुत देर भी हो सकती है। खासा अहमियत का हामिल होगा कल का पहला सेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। राना नवीद साहब, आप फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई इतनी मुतासिर कौन हमारी फास्ट बॉलिंग रही नहीं। तो आप जिस एरा में खेलते थे, बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स थे, आप खुद एक बड़ा नाम रहे हैं पाकिस्तान का, तो अब क्या वजह है कि इस एरा में ना हमारे फास्ट बॉलर्स 20 आउट कर पा रहे हैं, ना हम शुरू में विकेट ले पा रहे हैं? हम कहाँ लैग कर रहे हैं?
जी देखिए जी, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप लोग बैठ के, मुझे बड़ा अच्छा लग Thank रहा है। you. और देखिए फास्ट बॉलर की जो बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हसन अली काफी अर्से के बाद कम बैक कर रहा था, इंजरी के बाद आया हुआ है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट जैसे T20 या वनडे में ज्यादा क्रिकेट खेल रहे थे, टेस्ट उसने इतनी ज्यादा नहीं खेली हुई। और जो फहीम है, मैं हमेशा बात करता हूँ, फहीम अशरफ बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बट वो टेस्ट के बॉलर नहीं है। मैं, आप शायद मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे सारे सही। ये यही तो हमारा पाकिस्तान में थोड़ा सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे बॉलर नहीं, अच्छे बॉलर हैं, बट इनको ये नहीं पता कि जो बंदा वनडे और T20 के फॉर्मेट का प्लेयर है उसको आप टेस्ट खिला देते हो, जो टेस्ट वाला होता है उसको आप वनडे T20 में डाल देते हो। ये थोड़ा सा देखना चाहिए। जो फहीम लेकिन अशरफ है, राना, अब तो हारिस रऊफ को भी ये टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया हुआ है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी बात की थी किसी चैनल पे कि अभी हारिस रऊफ को बहुत जल्दबाजी की इन्होंने टेस्ट में, उसको अनाउंस करके। आई थिंक उसको थोड़ी सी क्रिकेट खेलनी चाहिए, खिलानी चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उसको तजर्बा नहीं है, दो से या 4 मैच खेला हुआ है। तो इतनी जल्दी हम लोग एक बंदे को इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर हम उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं और बैठ के टीवियों पे शोर कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जब खेलते तो हमें 2-3 सीजन आउट करने पड़ते थे, फिर जाके मैच्योर होके पाकिस्तान टीम में टेस्ट में या वनडे में चांस मिलता था, बड़ा मुश्किल, क्योंकि उस वक्त बॉलर की बहुत लाइनें लगी हुई थी, कंपटीशन बहुत था। आजकल तो कोई 5 आउट 10 आउट करता तो उसको आप टेस्ट टीम में या वनडे में अनाउंस करते थे। थोड़ा सा जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड वाले हैं, वो थोड़ा सा वो बॉलर को, कोई भी बॉलर या कोई भी प्लेयर को लेके आते हैं तो थोड़ा टाइम देते हैं लंबा, ताकि वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे और थोड़ा सा मैच्योर होके आए, उसको पता हो सारी चीजों का। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, वो अब्दुल्ला शफीक है, उसको टेस्ट में अनाउंस कर दिया, उसने T20 में डेब्यू किया था, उसमें रन किए थे 100 किया, उसको टेस्ट में अनाउंस कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारा क्राइटेरिया क्या है। हमें हम फिर बाद में सारे बैठ के टीवी में बैठे होते हैं, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सिलेक्शन अच्छी नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस नहीं, सिलेक्शन को बेहतर बनाना होगा। इनको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा बंदा टेस्ट का बॉलर है, कौन सा वनडे का या T20 का, ये बस काम चला रहे हैं। सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अब तो सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है, मिसबाह उल हक भी चले गए, मोहम्मद वसीम नए सिलेक्टर्स आए, और जब उन्होंने 20 रुकनी स्क्वाड का नाम अनाउंस किए थे तो उस पर उनको शाबाश दी गई थी। साथ साथ बॉलर्स की हमने बात की, बॉलिंग कोच की कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी सही है? देखिए जी, 5 सालों में 10 सालों में उनके 5वां टर्नओवर है ये, तो मैं नहीं समझता। बहुत लेजेंड बॉलर अपने टाइम के बहुत अच्छे बॉलर थे, उनके टाइम की क्रिकेट और थी, आजकल क्रिकेट और है। आई थिंक आकिब भाई ने बड़ी जबरदस्त एक दिन बात की थी कि इनको कोचिंग कोर्स करना चाहिए। ठीक है, नो डाउट बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जो आजकल की क्रिकेट है थोड़ी मॉडर्न क्रिकेट होगी, तेज हो गई है, इसमें बॉलर्स को वेरिएशन नहीं आएगी, उसको 4 डे या उसका टेस्ट क्रिकेट का तजर्बा नहीं होगा, तो आप किस तरह उसको टेस्ट खिला सकते हैं। आई थिंक उनकी भी सीट जो है वो आई थिंक बड़ा नाम ही है। बॉलर तो वही बार बार जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस देते हैं वो आ जाते हैं। इन्होंने 5 सालों में किसको डेवलप किया, बस ये सवाल है मेरा आपसे भी और वकारियों साहब से भी। क्रिकेट तो बहुत खेली हुई है, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या कैसे बॉलर को बताना है कि क्या 4 डे में 5 डे में कैसे बॉलिंग करनी है, वनडे में कैसे करनी है। बस वो 2-3 बना लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं कि सभी लोग नतीजे की बात करें कि वहां पे आज का स्टार्ट लंबा करवा दिया, उसकी पेस बढ़ गई है, उसको ऐसे कर दिया है, मूसा खान को ऐसे कर दिया। मतलब मुझे बताएं, ताबिश खान को अगर इन्होंने सिलेक्ट किया था तो आई थिंक उसको चांस देना चाहिए। तो उसकी फर्स्ट क्लास में 2-3 सालों से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो नॉन तजर्बाकार जो तजर्बा नहीं रखते उनको आप टेस्ट खिलाओगे तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। नो डाउट उन्होंने 220 पे हमने पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आउट कर लिया है, बट हम लोग प्रेशर में हमारी होम कंडीशन है, हमें तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। आई थिंक रन करने मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कल का दिन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी साउथ अफ्रीका के लिए, कि अगर पाकिस्तान स्कोर बोर्ड पे स्कोर अच्छा टोटल लगाते हैं तो हम लोग मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी तक तो साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी लग रहा है। अगर कल उन्होंने आपके पहले सेशन में 1-2 आउट कर दिए तो हो सकता है कि हम लोग 100-150 के अंदर आउट हो जाएं, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर अच्छी पार्टनरशिप लगती है तो स्कोर हम बड़ा भी स्कोर कर सकते हैं, लीड कम करें कम अज कम, क्योंकि दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली मुश्किल होगी। यासिर शाह और नुमान हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर है, वो आउट कर सकते हैं।
बिल्कुल, टेस्ट मैच में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम बाउंस बैक करेगी। लेकिन वकार यूनुस साहब की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो हैं क्रिकेट बोर्ड के, खालिद महमूद साहब, उन्होंने क्या बात कही थी वकार यूनुस के हवाले से, वो मैं ब्रेक के बाद आवाम को सुनाऊंगा। तो नाजरीन कहीं मत जाइए, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ मजीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ब्रेक से कबल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वकार यूनुस साहब के हवाले से खालिद महमूद ने क्या कहा था, तो वो मुलाहिजा फरमाइएगा। वकार यूनुस इतनी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं, आज तक उनको किसी तरफ से ऐसी पेशकश नहीं हुई। मतलब साफ जाहिर है कि वो इस जिम्मेदारी के लिए कोई सही सलाहियत नहीं रखते। जी, आपने सुना वकार यूनुस के हवाले से खालिद महमूद साहब ने क्या कहा। तो अब्दुल गफ़ार हमारे साथ स्टूडियो में है। तो गफ़ार, आप क्या कहेंगे? खालिद महमूद साहब ने वकार यूनुस पर काफ़ी तनकीद बरसी है। उन्होंने ये बात कही है कि अगर वकार यूनुस साहब इतने टैलेंटेड होते तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स उन्हें अपनी टीम की पेशकश करते, अपने साथ काम करने का मौका देते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बुनियादी बात करूंगा किसी इंडिविजुअल की नहीं, कि परफॉर्मेंस जो है ना वो मैटर है, पैरामीटर क्या है। अगर आप जीतते हैं, भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, तो यकीनी तौर पे उनकी सराहा ही जाएगा ना। क्यों सराहा जाएगा? कि सिलेक्शन, फिर जैसे राना नवीद साहब बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं। मुझे खुद T20 और वनडे के लिहाज से उनकी बॉलिंग का बड़ा फ़ैन हूँ कि बड़े एग्रेसिव हैं, वैरायटी है, एक रॉ टैलेंट की तरह वो भर के सामने आए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह कैसे बन सकती है जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले? ताबिश खान, जिसने इन्हीं विकेटों पर अभी नहीं 10 साल से आउट किए हुए, आज उनको टेस्ट खिलाना चाहिए था। यही मौका होता है कि आप होम क्राउड के जो उन विकेटों पे परफॉर्मर करने वाला, जो चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, आप उसको चांस देते हैं। फवाद आलम से हमें क्यों उम्मीदें हैं? इसलिए कि वो इन विकेटों पे ही खेल कर बड़े हुए हैं, यहीं पर उन्होंने क्रिकेट खेली है, यहीं से वो एक प्रोलिफिक रन स्कोरर बने। ताबिश खान को आपने नहीं खिलाया, मुझे समझ नहीं आता कि फिर ताबिश खान स्क्वाड में क्यों थे। कोई पूछे ना सिलेक्शन कमेटी से, आप लगाएं अच्छी अच्छी स्लाइड। मोहसिन, अच्छी बात है कि आप टीम अनाउंस करते हुए टीम की स्लाइड लगाएं। और एक और चीज़ मैं मोहसिन ऐड करना चाहूँगा, आप फिर आपने सवाल कर लीजिएगा, कि शान मसूद की परफॉर्मेंस होम सीरीज में बुरी नहीं थी। और आपको ये फैक्टर याद रखने होते हैं कि आपका कौन सा प्लेयर किन विकेटों पर या किन कंडीशंस के लिए अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली जब हम इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तब भी हम सही सिलेक्शन नहीं करते। बैकफुट पे कट पुर करने वाले प्लेयर हमारे पास होते नहीं, हम उन्हीं प्लेयर्स को ले जाते हैं, हम रिस्क नहीं लेते या बोल्ड डिसीजन मेकिंग नहीं करते। यहाँ शान मसूद को होना चाहिए था। इमरान भट्ट के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन आप देखें ना, रबादा, एनगीडी और फिर एक प्रेशर होता है। तो शान को अगर आपने इतना लंबा अरसा दिया था, 150 उसने किए हैं इंग्लैंड के अंदर, 2 सेंचुरीज की थी पाकिस्तान जब खेल रहा था होम सीरीज में, तो आपने बहुत जल्दी मुझे लगता है डिस्कार्ड कर दिया। इस सीरीज में आप उन्हें एक और चांस देते। और आपने देखा कि जब आबिद, और ये मैं बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि आबिद खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, आबिद को देखे ना, उनकी भी टीम में जगह नहीं बन रही, तो दो क्या नए ओपनर अब एक साथ खिलाएंगे क्या? दोनों डेब्यूटेंट और एक उसके साथ अगले सीरीज में क्या आपको फिर कोई नया प्लेयर लेकर आएंगे? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको लॉन्ग रन देना चाहिए था शान मसूद को भी। ठीक है, लॉन्ग रन देना चाहिए था शान मसूद के हवाले से आप बात करें। लेकिन ताबिश खान के हवाले से जैसे बात हो रही है, सिलेक्ट कर दिया मोहम्मद वसीम ने, 17 में भी वो आ गए, लेकिन 11 का इख्तियार गफ़ार कहा जा रहा है कि बाबर आजम के पास है। मैंने जब उनसे प्लेइंग 11 के हवाले से सवाल किया था, तो वो यही कह रहे थे 11 मैं खिलाऊंगा, मशवरा ज़रूर कोच से लूँगा, लेकिन 11 मैं खिलाऊंगा। तो अब कौन पूछेगा और किसकी जिम्मेदारी है कि उन्हें खिलाया जाए, इस विकेट पर खिलाने का मौका दिया जाता है हसन अली की जगह? देखिए, अगर बाबर आजम ये कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मैंने जिम्मेदारी ली है, तो फिर जिम्मेदारी बाबर की है, 11 के ऊपर सवाल उन्हीं से होना चाहिए। लेकिन मोहसिन, एक और चीज़ आपने नहीं भूलनी कि इस सीरीज से पहले और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद आपने क्रिकेट कमेटी की मीटिंग बुलाई जी। पैनिक बटन आपने या तो प्रेस किया हुआ था या मीडिया के जरिए वो और ज्यादा हो गया कि क्या मिसबाह की छुट्टी होने वाली है। कितने प्रेशर के साथ आपने सीरीज का आगाज किया है, और मुझे नहीं लगता कि ये आइडियल सिचुएशन है। आप इमेजिन कर लेना, मार्क बाउचर की क्रिकेट कमेटी या क्रिकेट साउथ अफ्रीका से कोई खबरें आ रही होंगी जी आप ये सीरीज वो जीतेंगे तो सर्वाइव करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जब आपके पास कोई रियलिस्टिक अब तक भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपने कोई इश्तिहार नहीं दिया है जो तरीक़ेकार होता है, तो फिर आपने मिसबाह हक पर इतना अनड्यू प्रेशर इस वक्त क्यों डाला? ये और बात है कि जब आपने उन्हें अपॉइंट किया था वो तरीक़ाकार भी ठीक नहीं था, वो खुद क्रिकेट कमेटी के अंदर थे, उन्होंने रेकमेंड किया था कि मिक्की आर्थर को नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बेसिक ठीक करने की ज़रूरत है फ्रॉम टॉप ऑफ क्रिकेट बोर्ड डिसीजन मेकिंग। और क्रिकेट बोर्ड देखिए
ये नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद करनी है, उनकी अच्छी चीज़ों को सराहते भी हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आया है, लेकर आए हैं, ये पीसीबी का क्रेडिट है। अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, ये पीसीबी का क्रेडिट है। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट कराई, ये भी पीसीबी का क्रेडिट है। लेकिन पीसीबी को ये चीज़ भी एडमिट करनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान की रैंकिंग अब गिर रही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, तो इसके जिम्मेदार भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, इसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हमने ताबिश खान के हवाले से भी बात की। साथ साथ राना नवीदुल हसन साहब, प्रेशर की अब्दुल गफ्फार साहब बात कर रहे हैं, तो प्रेशर हमने देखा जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में 36 रन पर आउट हुई थी तो उस पर काफ़ी प्रेशर था। उसकी मीडिया ने भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया प्लेयर्स को, कप्तान विराट कोहली को। लेकिन फिर हमने देखा कि वही इंडिया टीम ने कमबैक किया, सीरीज़ जीती और फिर उनका क्या शानदार इस्तकबाल हुआ भारत में। अब वो इंग्लैंड से सीरीज़ खेलना चाह रही हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं और दूसरे चाहे हमारे पड़ोसी हों वो किस तरफ जा रहे हैं? राना नवीद, आई थिंक देखिए कि उन्होंने आईपीएल से मतलब इतना टैलेंट इकट्ठा किया हुआ है कि उनके पास इतना बैकअप है कि वो देखिए विराट कोहली वापस चले गए थे, उनकी बेटी का पैदाइश हुई थी तो वो वापस चले गए, लेकिन फिर भी टीम इतना अच्छा खेली उनके बगैर। मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट देना चाहिए, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है या जीतते हैं तो आई थिंक सबको क्रेडिट देना चाहिए उनको। बहुत जबरदस्त खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इतनी टफ कंडीशन में, और उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। और आपने भी देखी, सबने देखी, मैंने भी देखी, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत हाई था। वो हालांकि एक मैच जीत के एक जीते एक हारे, इस तरह करके नेक टू नेक सीजन चल रही थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया इंडिया ने और वो सीरीज जीत के। और मैं समझता हूँ ये क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को जाता है और उनकी क्रिकेट बोर्ड को जाता है कि जिन्होंने जो उनकी रणजी ट्रॉफी में या आईपीएल में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने सिलेक्ट की और आई थिंक अच्छे प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, सिलेक्ट किए और उनका रिजल्ट उसके सामने। वो हम भी पीएसएल करवाते हैं, हमारे भी प्लेयर पीएसएल से बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक क्रिकेट से भी अभी मोहम्मद वसीम साहब ने जो नए सिलेक्टर बने उन्होंने 4-5 लड़कों को लिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करते हो, मैं समझता हूँ कि ताबिश खान की अभी बात की थी इन्होंने, मैं भी कर रहा हूँ कि उसको मौका देना चाहिए था। अगर आप होम सीरीज खेल रहे तो आपने 2 डेब्यू करवाए तो क्या फर्क पड़ता था, एक फास्ट बॉलर भी और आ जाता आपके पास। तो वैसे भी उसने कराची में सारे आउट किए। ठीक है, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं राना साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत का डोमेस्टिक निज़ाम भी हमसे मजबूत है। अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक के निज़ाम का आप कैसे देखते हैं? अगर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की जाए तो वहाँ मोहम्मद यूसुफ भी आ गए, मोहम्मद जाहिद भी आ गए, सकलैन मुश्ताक भी आ गए, और मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक तो कराची स्टेडियम में भी आ गए। हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों को टिप्स दे रहे थे और 3 कोचेस वैसे ही पाकिस्तान की मैनेजमेंट के साथ थे, तो इनके आने से कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, नो डाउट कि मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छे बैट्समैन थे, जितने भी हाई परफॉर्मेंस में इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। मैं किसी की नहीं करूँगा, लेकिन हम इस सिचुएशन में अभी देखिए मोहम्मद यूसुफ को भी भेजा, सकलैन मुश्ताक भी कराची में बैठे हुए हैं, तो मिसबा कोच है, यूनुस खान कोच है, वकार यूनुस वहाँ पे कोच है। तो इतने कोचेस लगाने से आई थिंक हम अपने ही कोचेस के ऊपर और अपने ही बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की सीरीज जो हमारे हैं उसके ऊपर जब मीडिया में बातें हुई या एक्स क्रिकेटर्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, तो ये पैनिक हो गए। पैनिक होने में इन्होंने क्या किया है कि और कोचेस भेजे कराची और प्रेशर डेवलप कर दिया अपने प्लेयर्स के ऊपर। हालांकि हमारी होम कंडीशन है, हमें उसमें तगड़े होकर खेलना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता इस सीरीज में अगर कुछ अल्लाह ना करे कि हम हार गए, तो मैं समझता हूँ मिसबा और वकारियंस का जो है वो यहाँ पे कैरियर एंड हो जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। तो मेरे ख्याल से हम लोग अपने ही बंदे के ऊपर अपना बंदे छोड़ के उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लेके आ रहे। और जहाँ तक अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि सिलेक्शन में मोहम्मद वसीम है और टीम सिलेक्शन में जो है वो बाबर आजम को अथॉरिटी दे दी गई है कि वो जिसको मर्जी प्लेइंग 11 में खिलाए। तो ये पैनिक होने की निशानियां होती हैं कि आप अपना जो है अपना प्रेशर किसी और के ऊपर डाल देते हैं। जैसे मुनिस्बा पहले चीफ सिलेक्टर भी थे, कोच भी थे, वो सारी टीम खुद ही सिलेक्ट करते थे, इंडिकेट भी खुद ही करते थे, टॉस जीत के क्या करना, बैटिंग करनी, बॉलिंग करनी। ये डेफिनेटली कोचिंग का होता है, बिल्कुल डिसीजन होता है, पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है हर चीज में। लेकिन हम लोगों ने यूसुफ को और सकलैन भाई को वहां पे भेज के तो आई थिंक और प्रेशर डेवलप कर लिया अपने प्लेयरों के ऊपर और प्रेशराइज उनको कर दिया। और हमारे जो करंट कोचेज हैं उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर आ गया। वो क्या
उसमें वो पैनिक ही होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर वो उनको फ्री हैंड दिया जाता तो उनको बोला जाता है कि ये सीरीज हमने जीतनी है या अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आते और तरीके से काम करते। अब आप कोचिज के ऊपर कोचिज भी लगा दिए, प्लेयरों के ऊपर भी प्रेशर होगा, जाहिर बात है। सही, ठीक है। आप ये समझते हैं कि इतने सारे कोचेस भेजकर प्लेयर्स पर मजीद प्रेशर डाल दिया गया, उनको कंफ्यूज कर दिया गया, क्या इसी का ये नतीजा है कि 33 पे हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया राना नवीदुल हसन साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। साथ साथ हम अब्दुल गफ्फार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, अब उनसे भी इस बारे में बात करूँगा कि गफ्फार आप क्या कहेंगे इस पे कि 6 कोचेस इस नेशनल स्टेडियम कराची में 5 दिन से प्रैक्टिस करा रहे थे खिलाड़ियों को, लेकिन अब जब असल इम्तिहान आया तो आपने देखा क्या हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? राना नवेद का तो पॉइंट था कि हमने अपने प्लेयर्स पर खुद ही प्रेशर डाल दिया। देखिए मैं बात करूंगा कि रोल्स डेफिनेशन क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अकाउंटेबिलिटी क्या है। अगर आपके बैटिंग कोच मौजूद हैं और उसके बावजूद आप मोहम्मद यूसुफ को बुला रहे हैं, तो क्या आप बुरी परफॉर्मेंस का क्रेडिट लेंगे मोहम्मद यूसुफ? या वो सिर्फ वहाँ पर आए थे, उन्होंने कोचिंग कर दी और कुछ खबरें चल गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो तमाम ही दस्तियाब जो कोचिंग अमला है वो भिजवा दिया? ऐसे नहीं होता दुनिया भर में। ऐसा हो तो फिर तमाम ही ऑस्ट्रेलिया के साबित टेस्ट क्रिकेटर, इंग्लैंड के साबित टेस्ट क्रिकेटर, भारत के साबित टेस्ट क्रिकेटर, वो सारे पहुंच जाएं, सुनील गावस्कर भी चले जाएं, रवि शास्त्री की फिर क्या ज़रूरत है? रवि शास्त्री की देखिए अथॉरिटी क्या होती है, जब आपने किसी को दे दिए मतलब तमाम तर जिम्मेदारियाँ, उसको पावर दिए हुई, तो फिर आप उसको फ्रीडम दें। रवि शास्त्री के होते हुए आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कोई और जाके कोचिंग करा रहा हो? तो मिसबाहुल हक, फिर उनके अंडर वकास यूनुस, फिर यूनुस खान, उसके बाद भी अगर मोहम्मद यूसुफ जा रहे हैं और फिर आपके मोहम्मद यूसुफ के साथ वहाँ पर आपके सकलाम मुश्ताक भी जा रहे हैं, तो ये सिर्फ मुझे पूछना ये है, अगर कोई क्रिकेट बोर्ड से जवाब दे दें कि फिर अच्छी परफॉर्मेंस का क्रेडिट किसको जाएगा और फिर ये बुरी परफॉर्मेंस का क्रेडिट क्या ये सब मिलकर लेंगे? क्या इनका ये रोल है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो इन तमाम लोगों के लिए वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है, वहाँ पर क्या काम हुआ है? शान मसूद क्या अब तक वहाँ जाके कर चुके हैं? क्या उनकी फॉर्म, ये बड़ा आसान काम है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी या नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो कोई काम लग ही नहीं रहा, क्योंकि उसके सारे कोचेस तो यहाँ हैं कराची में? मोहम्मद जाहिद साहब, देखिए मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ मोहसिन कि अगर शान मसूद को आपने ड्रॉप ही करना है, तो ये काम तो आप और मैं कोई भी कर लेगा कि किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, स्टैट्स निकाले, ड्रॉप कर दिया। आपने उसकी टेक्निक पे काम करके उसको बेहतर कैसे बनाना है? स्टीव स्मिथ जब आए थे लेग स्पिनर थे और नीचे के नंबर में बैटिंग करते थे, उन्होंने अपने अच्छा ये प्लेयर की मेहनत भी है, प्लेयर मेहनत करेगा तो वो खुद अपने उस चीज़ का फल पाएगा। बात मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि इतने सारे कोचेस मिलकर वहाँ जो कर रहे हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्या मोहम्मद यूसुफ से आप पूछेंगे कि ये डिबेकल जो हुआ है, जो 33 पे 4 आउट हुए हैं, इसका जिम्मेदार क्या वो और यूनुस खान मिलकर हैं? ऐसा तो नहीं है कि जब अच्छा खेलेंगे तो क्रेडिट सब ले जाएं। और जैसे यूनुस खान ने कहा कि भाई क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में मुझे भी बुलाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यूनुस खान चले इंग्लैंड में पहली मर्तबा गए थे, न्यूजीलैंड सेकंड था, लेकिन अब ये थर्ड टूर है, तो उनसे भी पूछना चाहिए, शायद वो कोई ऐसी चीज़ बता दें कि भाई मुझे शायद मौका नहीं मिल रहा या मैं कर नहीं पा रहा या प्लेयर बात नहीं सुन रहे हैं, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। और आई थिंक अगेन मैं ये बात बोलूंगा, चूंकि हमारी ये होम सीरीज है, अभी टेस्ट मैच का पहला दिन है, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और क्रिकेट की टर्म में कहा जाता है कि आखिरी बॉल तक कुछ नहीं हो सकता, तो हमारे पास कमबैक का जो मौका है वो मौजूद है। सही, लेकिन क्या हम कमबैक कर सकेंगे ये कल पता चलेगा। ठीक है, कमबैक का मौका मौजूद है और पाकिस्तान टीम अगर चाहे तो कमबैक कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम आज इख्तिताम को पहुंचा और अब्दुल गफ्फार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। साथ साथ राना नवीदुल हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीनन हमारे नाजरीन को हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।